दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। कांतिकोट का महल बाहर से जितना भव्य था, भीतर से उतना ही भयावह। ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर समय की मार साफ दिखती थी, जैसे हर पत्थर किसी पुराने रहस्य को अपने भीतर दबाए बैठा हो। महल के चारों ओर फैली खामोशी सामान्य नहीं थी। यह वह चुप्पी थी जो बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद उस ओर देखने से भी कतराते थे। कहते थे कि जब अंधेरा गहराता है तब महल की खिड़कियों में परछाइयां चलती हैं, जैसे कोई भीतर से बाहर झांक रहा हो। उसी महल में रहती थी रानी वैदेही, सुंदर, बुद्धिमान, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी। कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कैसी है, क्योंकि जिसने उसे नजदीक से देखा उसने उसके बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। केवल इतना कहा जाता था कि उसकी आंखों में सवाल नहीं, फैसले होते हैं, और वे फैसले जिंदगी और मौत के बीच की रेखा खींच देते हैं। हर साल बिना किसी घोषणा के महल के द्वार खुलते थे और एक संदेश पूरे राज्य में फैल जाता था। न ढोल नगाड़े, न शाही ऐलान, बस एक सादा सा फरमान जो हर चौक, हर मंदिर, हर सराय की दीवार पर चिपका दिया जाता था। उसमें लिखा होता था कि रानी किसी एक व्यक्ति को दरबार में बुला रही है। नाम नहीं होता था, केवल शर्त, जो स्वयं को योग्य समझे वही आए। लोग पढ़ते थे, कांपते थे और आगे बढ़ जाते थे। योग्य होने की कीमत बहुत भारी थी। बीते वर्षों में कई लोग गए थे, कुछ लालच में, कुछ मजबूरी में, कुछ केवल जिज्ञासा में, लेकिन लौटे बहुत कम। और जो लौटे, उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो किसी विजेता की होती है। वे चुप रहते थे, सवालों से बचते थे और कुछ समय बाद या तो राज्य छोड़ देते थे या फिर किसी अंधेरे में खो जाते थे। लोगों ने धीरे धीरे मान लिया था कि रानी की बुलाहट भाग्य नहीं, परीक्षा है, और हर परीक्षा पास करने के लिए नहीं होती। इसी राज्य के एक साधारण से गांव में रहता था आरव। न कोई बड़ा कुल, न धन दौलत, न ही कोई राजनीतिक ताकत। उसका जीवन खेत, किताबों और सवालों के बीच बीतता था। वह पढ़ता था इतिहास, दर्शन, पुरानी कथाएं, और हर उस कहानी में रुचि लेता था जहां इंसान को उसकी सीमाओं के पार धकेला जाता है। लेकिन वह साहसी नहीं था, कम से कम बाहर से तो नहीं। उसे डर लगता था और वह इसे स्वीकार भी करता था। फिर भी जब उस साल रानी का संदेश पहुंचा तो कुछ उसके भीतर हिल गया। गांव के लोग हमेशा की तरह फरमान पढ़कर आगे बढ़ गए, लेकिन आरव उस दीवार के सामने ने देर तक खड़ा रहा। उसे लगा जैसे वह संदेश कागज पर नहीं, उसके भीतर लिखा हो। जो स्वयं को योग्य समझे, यह वाक्य उसके मन में गूंजता रहा। वह जानता था कि योग्य होने का अर्थ शक्ति या चालाकी नहीं है, बल्कि कुछ और है। शायद सहने की क्षमता, शायद सच देखने का साहस। रात को उसे नींद नहीं आई। बाहर हवा चल रही थी और हर झोंके के साथ महल की कहानियां उसके कानों में फुसफुसाने लगती थीं। उसे याद आया कि उसके पिता भी कभी उस महल के बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन हमेशा आधी बात कहकर चुप हो जाते थे। पिता की मृत्यु के बाद आरव को उनकी पुरानी किताबों में एक अधूरी डायरी मिली थी, जिसमें महल का जिक्र कई बार आता था। उस डायरी में एक पंक्ति बार बार लिखी थी, रानी की शर्तें आसान नहीं होती, क्योंकि वे काम की नहीं, आत्मा की परीक्षा लेती हैं। आरव को पहली बार लगा कि शायद उसके पिता भी कभी वहां गए थे या जाने वाले थे। यह एहसास उसके भीतर डर से ज्यादा जिज्ञासा भर रहा था। वह समझ गया कि अगर वह नहीं गया तो यह सवाल उसे जीवन भर सताता रहेगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए आरव ने गांव छोड़ दिया। रास्ता सीधा था, लेकिन हर कदम भारी लग रहा था। जैसे जैसे वह महल के पास पहुंचता गया, हवा ठंडी और बोझिल होती गई। रास्ते में उसे और लोग नहीं मिले, केवल पत्थर, सूखे पेड़ और अजीब सी शांति। महल का द्वार खुला हुआ था, जैसे किसी को उसके आने का इंतजार हो। अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि यह जगह केवल पत्थरों से नहीं बनी है। यह डर, यादों और अधूरे सवालों से बनी है। लंबे गलियारे, ऊंची छतें और दीवारों पर लगे चित्र, हर चित्र किसी कहानी को चुपचाप बयान कर रहा था। कुछ चेहरों पर डर था, कुछ पर घमंड और कुछ पर पछतावा। आरवी समझ गया कि ये सब वही लोग हैं जो कभी यहां आए थे। दरबार में पहुंचते ही उसने रानी को पहली बार देखा। वैदेही सिंहासन पर बैठी थी, अत्यधिक सजी हुई, न साधारण। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति में गहराई थी। उसकी आंखें सीधे आरव को देख रही थीं, जैसे वह उसके आने से पहले ही उसे जानती हो। दरबार में और कोई नहीं था, न मंत्री, न सैनिक, न सेवक, केवल रानी और वह।
कुछ पल की खामोशी के बाद रानी ने कहा, तुम यहाँ आए हो, इसका मतलब है कि तुम्हें लौटने से डर नहीं लगता। उसकी आवाज में न कठोरता थी न कोमलता, केवल सच्चाई। आरव कुछ बोल नहीं पाया। वह महसूस कर रहा था कि यहाँ शब्दों से ज्यादा महत्व चुप्पी का है। रानी ने आगे कहा कि शर्तें अभी नहीं बताई जाएंगी। पहले उसे महल में रहना होगा, देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, क्योंकि जो मेरी शर्तें बिना समझे मान लेता है वह पहले ही हार जाता है। उसने कहा। आरव को एक कक्ष में ले जाया गया जहां एक खिड़की से पूरा राज्य दिखता था। दरवाजा बंद करते समय रानी ने एक आखिरी बात कही, यहाँ हर रात कुछ न कुछ बदलता है, अगर तुमने बदलाव देख लिया तो शायद जीवित रहोगे। दरवाजा बंद हो गया और आरव पहली बार सचमुच अकेला था। रात गहरी हुई। बाहर महल का दीपक जल उठा और उसकी रोशनी में दीवारों की परछाइयां हिलने लगीं। आरव को लगा जैसे महल सांस ले रहा हो। कहीं दूर से कदमों की आवाज आई, फिर किसी के रोने की, फिर हंसने की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या उसके मन का खेल, लेकिन उसे यह साफ महसूस हो रहा था कि रानी की शर्तें केवल आने वाले समय की बात नहीं है, वे पहले ही शुरू हो चुकी हैं। और यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि असली सवाल अब यह नहीं था कि वह शर्तें पूरी कर पाएगा या नहीं, बल्कि यह था कि जब शर्तें सामने आएंगी तब तक वह वही इंसान रहेगा भी या नहीं। सुबह होने का एहसास आरव को रोशनी से नहीं बल्कि अजीब सी खामोशी से हुआ। रात की डरावनी आवाजें अचानक थम चुकी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ चुप करा दिया हो। खिड़की से बाहर देखा तो सूर्य उगा तो था, लेकिन उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी। पूरा महल उसी तरह ठहरा हुआ था जैसे रात के बाद समय ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया हो। आरव को लगा कि उसकी सांसें भी इस जगह के हिसाब से धीमी हो रही हैं। वह कमरे से बाहर निकला, लेकिन गलियारे पहले जैसे नहीं थे। दीवारों पर लगे चित्र बदले हुए लग रहे थे। जिन चेहरों पर कल डर था, आज वहां अजीब सी शांति थी, और जिनमें घमंड था उनमें अब खालीपन। उसे लगा जैसे महल हर रात अपने भीतर आए लोगों की भावनाओं को निगल जाता है और अगली सुबह उन्हें दीवारों पर टांग देता है। तभी उसे महसूस हुआ कि यह केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक जीवित सत्ता है जो देखने वालों को भी देखती है। चलते चलते वह एक खुले प्रांगण में पहुंचा जहां बीचों बीच पत्थर का एक गोल मंच था। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में किसी उपस्थिति का दबाव था। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, तुमने पहली रात देखी। आरव मुड़ा। रानी वैदेही सामने खड़ी थी, इस बार सिंहासन पर नहीं बल्कि जमीन पर, ठीक उसी स्तर पर जहां वह खड़ा था। यह बात आरवी को असहज कर गई, क्योंकि उसे लगा था कि रानी हमेशा ऊपर से ही देखेगी। वैदेही ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि जो लोग पहली रात की आवाजों को केवल भ्रम मान लेते हैं वे दूसरी रात तक नहीं पहुंचते। आरव कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द फिर साथ छोड़ गए। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर को समझना जरूरी है, उससे भागना नहीं। यहां डर तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा आईना है। दिन के समय महल और भी अजीब लगने लगा। सेवक दिखाई देते थे, लेकिन उनकी चाल में इंसानी सहजता नहीं थी। वे बिना बोले काम करते और किसी की आंखों में सीधे नहीं देखते। आरव ने एक सेवक से रास्ता पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने जैसे सुना ही नहीं। तभी उसे एहसास हुआ कि यहाँ आवाज से ज्यादा महत्व इरादे का है। जैसे ही उसने मन में दिशा सोची, उसके कदम अपने आप मुड़ गए। यह अनुभव उसे डराने के साथ साथ आकर्षित भी कर रहा था। उसे लगने लगा कि यह जगह उसकी सोच के साथ खेल रही है या शायद उसे परख रही है। हर कदम पर उसे अपने भीतर झांकने का मौका मिल रहा था, और यही सबसे भारी परीक्षा थी। दोपहर के समय उसे फिर से दरबार में बुलाया गया। इस बार दरबार खाली नहीं था। वहां 7 कुर्सियां रखी थीं और उन पर 7 लोग बैठे थे। अलग अलग उम्र, अलग अलग चेहरे, अलग अलग आंखें, लेकिन सबकी आंखों में एक समान बेचैनी थी। रानी ने बताया कि ये सब भी बुलाए गए हैं और अब से शर्तें व्यक्तिगत नहीं होंगी, अब खेल शुरू होता है। उसने कहा, पहली शर्त का नाम नहीं बताया गया,
बस इतना कहा कि जब तक वे एक दूसरे को सच में नहीं देख लेते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। आरव को यह समझने में समय लगा कि यह कोई साधारण सामाजिक परीक्षा नहीं है। यहाँ सच बोलना भी खतरनाक हो सकता है और झूठ बोलना भी। समय बीतने के साथ लोगों के मुखौटे उतरने लगे। कोई अपनी मजबूरी छिपा रहा था, कोई अपने अपराध। एक व्यक्ति ने कबूल किया कि वह यहाँ केवल धन के लिए आया है और उसी पल उसकी कुर्सी टूटकर जमीन में धंस गई। वह चीखा, लेकिन कोई मदद नहीं आई। रानी ने केवल इतना कहा, लालच यहाँ बोझ बन जाता है। आरव ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि शर्तें केवल शब्दों में नहीं बल्कि वातावरण में लिखी हैं। हर गलत भावना, हर अधूरा सच यहाँ तुरंत सजा बन जाता है। उसे एहसास हुआ कि उसकी बारी भी आएगी और वह नहीं जानता था कि उसके भीतर कौन सा सच सबसे पहले बाहर आएगा। रात फिर आई, लेकिन इस बार आरव अकेला नहीं था। सातों को अलग अलग कमरों में नहीं बल्कि एक ही लंबे कक्ष में सुलाया गया। वहां कोई दरवाजा नहीं था, केवल खुला अंधेरा। आधी रात के बाद किसी ने बोलना शुरू किया, धीमे स्वर में, जैसे खुद से बात कर रहा हो। फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। धीरे धीरे कमरे में कबूलनामों की गूंज भर गई। किसी ने हत्या की बात कही, किसी ने विश्वासघात की, किसी ने अपनी कायरता की। आरव चुप रहा, लेकिन उसके भीतर तूफान था। उसे लग रहा था कि अगर वह नहीं बोला तो यह चुप्पी उसे ही निगल जाएगी, लेकिन अगर बोला तो शायद वही उसकी सजा बन जाए। अचानक कमरे की दीवारों पर रोशनी फैल गई और शब्द उभरने लगे। हर व्यक्ति के कहे गए सच दीवारों पर लिखे जा रहे थे। आरव ने देखा कि उसके पिता का नाम भी एक दीवार पर उभरा, एक अधूरे वाक्य के साथ। उसका दिल धक से रह गया। इसका मतलब था कि उसके पिता केवल जानकार नहीं थे बल्कि इस खेल का हिस्सा भी रह चुके थे। उसी पल उसे समझ आया कि यह कहानी केवल उसकी नहीं है, यह पीढ़ियों से चली आ रही परीक्षा है। रानी वैदेही केवल शर्तें नहीं बनाती, वह विरासत तय करती है। सुबह होने से पहले रानी फिर प्रकट हुई। उसने बताया कि यह सब केवल शुरुआत है। जो लोग टूट गए वे आगे नहीं बढ़ेंगे, जो बचे हैं उनके लिए शर्तें और भी गहरी होंगी, ऐसी जहां सही और गलत का फर्क मिटने लगेगा। उसने आरव की ओर देखकर कहा, तुम यहां उत्तर ढूंढने आए हो, लेकिन याद रखना हर उत्तर कीमत मांगता है। उस पल आरव को एहसास हुआ कि वह अब पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अब यह केवल उसकी जिज्ञासा नहीं थी बल्कि उसके अस्तित्व का सवाल बन चुकी थी। और महल, रानी और शर्तें सब मिलकर उसे उस मोड़ पर ले जा रहे थे जहां से लौटने का रास्ता केवल यादों में बचता है। रानी के शब्दों के बाद दरबार में कोई आदेश नहीं दिया गया, न किसी को बाहर ले जाया गया। बस एक इशारा हुआ और जमीन जैसे खुद ही दो हिस्सों में बंट गई। जो लोग डर से कांप रहे थे उन्हें एक ओर ले जाया गया और जो चुप थे, स्थिर थे, उन्हें दूसरी ओर। आरव दूसरी ओर था, लेकिन उसे इसमें कोई गर्व महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसने दूसरों की आंखों में जो देखा वह डर से ज्यादा टूटन थी। जो लोग अलग किए गए वे चिल्लाए नहीं, विरोध नहीं किया, बस ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें पहले से पता था कि यही होना है। जमीन फिर से जुड़ गई और वे लोग मानो कभी थे ही नहीं। न खून, न आवाज, न निशान। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे समझ आ गया कि यहाँ मृत्यु भी नाटकीय नहीं होती, यहाँ मृत्यु बस एक निर्णय है। उसके बाद दिन और रात का फर्क मिटने लगा। महल में समय अब घड़ी से नहीं, घटनाओं से चलता था। कभी लगता दिन बीत गया, कभी लगता अभी कुछ पल ही हुए हैं। आरव को एक नए कक्ष में ले जाया गया, जहां दीवारें शीशे की थीं, लेकिन शीशे में उसका ही प्रतिबिंब नहीं था। हर शीशे में उसका अलग रूप दिखता था। कहीं वह डरपोक था, कहीं क्रूर, कहीं बेहद थका हुआ और कहीं ऐसा इंसान जो उसने कभी बनने की कल्पना भी नहीं की थी। वह आंखें फेरना चाहता था, लेकिन शीशे उसे छोड़ नहीं रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि यह दूसरी शर्त है। बिना बोले, बिना बताए,
खुद को देखना बिना झूठ के। उसके भीतर से आवाज उठी कि वह ऐसा नहीं है, लेकिन हर शीशा उसे झुठला रहा था। कुछ समय बाद, या शायद बहुत समय बाद, एक दरवाजा खुला और उसे एक और प्रांगण में लाया गया। वहां केवल 3 लोग बचे थे। बाकी या तो टूट चुके थे या मिट चुके थे। तीनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन एक अजीब जुड़ाव था, जैसे तीनों एक ही डर के अलग अलग रूप हों। रानी वैदेही दूर खड़ी थी, इस बार छाया में। उसने बताया कि अब तीसरी शर्त शुरू हो चुकी है, और यह शर्त किसी काम, किसी स्वीकारोक्ति या किसी बलिदान की नहीं है। यह शर्त चयन की है। तुम्हें तय करना होगा कि यहां से कौन आगे जाएगा, उसने कहा, और यह निर्णय तुम्हें खुद के बारे में वह सिखाएगा जो कोई और नहीं सिखा सकता। आरवी को पहली बार गुस्सा आया। उसे लगा कि यह अन्याय है, क्रूरता है, लेकिन जैसे ही उसने विरोध के लिए मुंह खोला, उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वह जान गया था कि यही इस जगह का जाल है। रात आई और तीनों को एक ही आग के सामने बैठाया गया। आग जल रही थी, लेकिन उससे गर्मी नहीं निकल रही थी। आग के भीतर दृश्य बदलते रहते, कभी बचपन, कभी अपराध, कभी पछतावा। एक व्यक्ति ने रोते हुए कहा कि वह किसी और की जगह यहां आ गया है, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। दूसरा चुप था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा भय था जैसे उसने कुछ ऐसा किया हो जिसे शब्द सहन नहीं कर सकते। आरव को लगा कि वह अगर बोलेगा तो खुद को कमजोर कर देगा, और अगर नहीं बोलेगा तो शायद अमानवीय बन जाएगा। आग की लपटें तेज हुईं और उनमें उसके पिता का चेहरा उभरा। वही अधूरा वाक्य अब पूरा होने को था, लेकिन शब्द जलकर मिट जाते। यह यातना किसी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा थी। अचानक रानी सामने आई और आग बुझ गई। उसने बताया कि यह महल झूठ से नहीं, बल्कि अधूरे सच से चलता है। जो सच तुमने खुद से छिपाया, वही यहां सबसे पहले बाहर आता है, उसने कहा। फिर उसने तीनों से एक ही सवाल पूछा, अगर तुम बाहर जा सको तो क्या वही इंसान रहोगे जो अंदर आए थे? पहले व्यक्ति ने तुरंत हाँ कहा। उसी पल उसकी आवाज गूंज में बदल गई और वह जमीन में धंस गया। दूसरे ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। जमीन कांपी, लेकिन वह बचा रहा। आरव ने देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोला, नहीं। उसका स्वर कांपा, लेकिन उसमें झूठ नहीं था। महल शांत हो गया, जैसे उसने सही उत्तर नहीं, बल्कि सच्चा उत्तर सुन लिया हो। उस रात आरव को एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां दीवारें नहीं थीं, छत नहीं थी, केवल अंधेरा और स्मृतियां थीं। वहां उसने अपने पिता को देखा, वैसे नहीं जैसे यादों में होते हैं, बल्कि वैसे जैसे वह इस महल में थे। उसके पिता ने बताया कि वह भी कभी यहां तक पहुंचे थे, लेकिन अंतिम शर्त से पीछे हट गए थे। मैं डर गया था, पिता ने कहा, क्योंकि अंतिम शर्त जीतने की नहीं, खोने की होती है। आरव ने पूछा कि उन्होंने क्या खोया। पिता ने उत्तर नहीं दिया, बस धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए। उस पल आरव समझ गया कि इस जगह से निकलने का मतलब हमेशा जीत नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है अपने सबसे प्रिय भ्रम को छोड़ देना। सुबह, अगर उसे सुबह कहा जा सके, रानी ने आरव को अकेले बुलाया। उसने बताया कि अब केवल एक शर्त बाकी है, और यह शर्त कोई और पूरी नहीं कर सकता। यह शर्त तुम्हारे होने और न होने के बीच है, उसने कहा। उसने यह भी बताया कि अगर आरव जीतता है तो महल उसे छोड़ देगा, लेकिन अगर वह हारा तो महल उसे याद भी नहीं रखेगा। आरव ने पहली बार पूछा, आप ऐसा क्यों करती हैं? रानी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि हर राज्य को एक आईना चाहिए, और हर आईने को कोई ऐसा जो सच देखने की हिम्मत रखता हो। उस पल आरव को एहसास हुआ कि रानी स्वयं भी इस व्यवस्था की कैदी है। अंतिम क्षणों में आरव अकेला खड़ा था, न दर्शक, न प्रतिद्वंद्वी, न मार्गदर्शक, केवल वह और उसका निर्णय। उसे समझ आ गया कि शर्तें बाहर से नहीं आती, वे भीतर से जन्म लेती हैं। उसने आंखें बंद कीं और पहली बार उसने खुद को बिना डर, बिना उम्मीद,
बिना लालच के देखा। क्या वह तैयार था वह खोने के लिए जो उसे इंसान बनाता है, या वही खोना ही उसे मुक्त करेगा? महल की दीवारें कांपने लगी, दीपक की लौ डगमगाई और रानी की परछाई फैलने लगी। यहीं कहानी रुकती नहीं, यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि आरव क्या चुनेगा, बल्कि यह था कि चयन के बाद भी क्या वह आरव कहलाएगा। महल की दीवारें कांपती रहीं, लेकिन कोई पत्थर गिरा नहीं, कोई दरार नहीं पड़ी। यह कंपन बाहर का नहीं, भीतर का था, जैसे किसी ने महल की आत्मा को हिला दिया हो। आरव की आंखें बंद थीं, फिर भी उसे हर चीज साफ दिख रही थी। उसे अपने भीतर दो आवाजें सुनाई दे रही थीं, एक जो कह रही थी कि वह अब तक बहुत सह चुका है, और दूसरी जो फुसफुसा रही थी कि असली परीक्षा अभी शुरू ही हुई है। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह उस कक्ष में नहीं था जहां आखिरी बार खड़ा था। उसके चारों ओर खुला मैदान था, लेकिन वह मैदान किसी धरती का नहीं लगता था। न आकाश दिखता था, न जमीन, बस एक अनंत फैलाव जिसमें उसकी परछाई भी उससे थोड़ी देर बाद चलती थी। तभी उसे समझ आया कि यह अंतिम शर्त का स्थान है। यहां समय भी उसके निर्णय से पहले चलने से हिचक रहा था। उस फैलाव के बीच अचानक 3 दरवाजे उभरे। न वे दीवार से जुड़े थे, न जमीन से टिके, बस हवा में खड़े थे। पहले दरवाजे पर लिखा था, वह सब जो तुम बन सकते थे। दूसरे पर, वह सब जो तुमने खोया। और तीसरे पर, वह सब जो तुम कभी स्वीकार नहीं कर पाए। रानी की आवाज कहीं से आई, लेकिन वह दिखाई नहीं दी। इनमें से एक दरवाजा तुम्हें बाहर ले जाएगा, एक तुम्हें यहीं बांध देगा, और एक तुम्हें मिटा देगा। फर्क यह नहीं कि कौन सा क्या करता है, फर्क यह है कि तुम किसे चुनते हो। आरव को पहली बार लगा कि यह कोई पहेली नहीं, बल्कि दर्पणों का जाल है। हर दरवाजा उसे उसकी ही किसी सच्चाई तक ले जाएगा, और वही सच्चाई उसका निर्णय बन जाएगी। उसने पहला दरवाजा छुआ। पल भर को उसे एक जीवन दिखा। वह महल से बाहर निकल चुका था। लोग उसे सम्मान से देखते थे, उसके शब्दों को महत्व मिलता था। लेकिन उस जीवन में उसकी आंखों में वही पुराना डर था, बस ढका हुआ। उसने हाथ पीछे खींच लिया। दूसरे दरवाजे पर हाथ रखते ही उसे अपने पिता, अपना गांव, अपने अधूरे सपने दिखे। सब कुछ जो उसने पीछे छोड़ दिया था। उस दृश्य में दर्द था, लेकिन सच्चाई भी थी। फिर उसने तीसरे दरवाजे की ओर देखा, जिस पर कुछ लिखा नहीं था, लेकिन उससे एक अजीब खिंचाव था, जैसे वह दरवाजा उसे बुला नहीं रहा, बल्कि चुनौती दे रहा हो। उसके भीतर की आवाज चिल्ला रही थी कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह अब तक जितनी बार डरा है, उतनी बार वह अधूरा रह गया है। जैसे ही उसने तीसरे दरवाजे को छुआ, सब कुछ बदल गया। वह फिर महल में था, लेकिन यह महल वैसा नहीं था जैसा उसने पहले देखा था। यहां दीवारें पारदर्शी थीं, और उनके पार उसे उन सभी लोगों की परछाइयां दिख रही थीं जो कभी यहां आए थे। वे बोल नहीं रहे थे, रो नहीं रहे थे, बस देख रहे थे। उसे समझ आ गया कि यही वे लोग हैं जिन्हें महल ने याद रखा है। तभी उसके सामने रानी वैदेही प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वह शांति नहीं थी जो पहले थी। उसकी आंखों में थकान थी, सैकड़ों वर्षों की थकान। उसने कहा, तुमने वही चुना जो सबसे कम लोग चुनते हैं, खुद को पूरी तरह खोने का रास्ता। आरव ने पूछा कि खोने का मतलब क्या है। रानी ने उत्तर दिया कि यहां जीतने का अर्थ बाहर जाना नहीं होता, बल्कि यहां रहकर बदल जाना होता है। उसने बताया कि महल दरअसल कोई सजा स्थल नहीं, बल्कि एक संतुलन है। जब राज्य में झूठ, भय और लालच बढ़ जाते हैं, तब यह महल उन लोगों को बुलाता है जो सच देखने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हर बार कोई ना कोई टूट जाता है, कोई ना कोई पीछे हट जाता है। मैं भी कभी यहां आई थी, रानी ने धीमे स्वर में कहा, और मैंने भी वही दरवाजा चुना था। उस पल आर को एहसास हुआ कि रानी और वह एक ही कहानी के 2 अलग अलग अध्याय हैं। महल के भीतर अब एक नई हलचल थी। दीवारों पर टंगे चेहरे बदलने लगे। कुछ चेहरे साफ होने लगे, कुछ धुंधले। रानी ने बताया कि अगर आरव अंतिम शर्त पूरी करता है
तो महल का भार उसके कंधों पर आ जाएगा। उसे वह सब देखना होगा जो लोग खुद से छिपाते हैं। यह कोई सत्ता नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि एक बोझ है। आरव को समझ आ गया कि यही वह चीज है जिससे उसके पिता डर गए थे। वह जानता था कि अगर उसने हाँ कहा तो वह वही इंसान नहीं रहेगा जो यहाँ आया था, लेकिन अगर उसने मना किया तो वह उस डर के साथ जिएगा जिससे वह पूरी जिंदगी भागता रहा है। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं थी। फिर आरव ने धीरे से कहा कि वह तैयार है। उसके शब्द महल में गूंजे नहीं, बल्कि जैसे महल ने उन्हें अपने भीतर खींच लिया। उसी पल उसकी स्मृतियां खुलने लगीं, न केवल उसकी बल्कि उन सब की जो कभी यहाँ आए थे। उसे उनके डर, उनकी इच्छाएं, उनके झूठ महसूस होने लगे। यह अनुभव इतना भारी था कि वह घुटनों के बल गिर पड़ा। रानी ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन सहारा देने के लिए नहीं, बस यह जताने के लिए कि अब वह अकेला नहीं है। अब तुम देखोगे, उसने कहा, और देखने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। जब यह सब थमा तो महल शांत हो गया। दरवाजे खुले थे, लेकिन कोई बाहर नहीं जा रहा था। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। कांतिकोट वैसा ही था जैसे हमेशा रहा है। लोग अपने काम में लगे थे, अनजान कि भीतर क्या बदल गया है। रानी धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे उसकी भूमिका पूरी हो चुकी हो। जाते जाते उसने कहा कि महल अब नया चेहरा पहचानेगा, लेकिन नियम वही रहेंगे। आरव अकेला खड़ा रहा, लेकिन अब उस अकेलेपन में डर नहीं था, बस एक गहरी जिम्मेदारी थी। और यही कहानी किसी अंत पर नहीं पहुंचती, क्योंकि कांतिकोट के लोग आज भी कहते हैं कि महल बाहर से भव्य और भीतर से भयावह है। वे नहीं जानते कि अब उस भय के भीतर एक इंसान खड़ा है जो हर आने वाले को देखता है। जैसा वह है वैसा नहीं जैसा वह दिखना चाहता है। और शायद यही रानी की सबसे अजीब, सबसे क्रूर और सबसे सच्ची शर्त थी कि जो सच देख ले वही उसका रक्षक भी बने। समय बीतने लगा, लेकिन आरव के लिए समय अब घड़ी की सुइयों से नहीं चलता था। वह महल में रहता था, पर वैसा नहीं जैसे पहले रहता था। अब महल उसे आदेश नहीं देता था, बल्कि प्रश्न देता था। हर सुबह अगर उसे सुबह कहा जाए, वह किसी नए दृश्य के साथ जागता। कभी दीवारों पर ऐसे चित्र उभर आते जिनमें राज्य के लोग अपने असली चेहरों के साथ दिखाई देते। कभी गलियारों में चलते हुए उसे अजनबियों की परछाइयां दिखती जो अचानक उसके भीतर समा जाती। उसे समझ आ गया कि महल अब उससे छिपाता नहीं, बल्कि सौंपता है। हर वह डर, हर वह झूठ जिसे कोई अपने साथ लेकर यहाँ आता है, अब आरव के भीतर उतर जाता है। शुरुआत में यह असहनीय था। उसे लगता था कि उसका सिर फट जाएगा, उसका दिल डूब जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसने जाना कि यह पीड़ा उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे खाली करने के लिए है। महल के द्वार अब भी खुलते थे। लोग आते थे, कुछ लालच में, कुछ मजबूरी में, कुछ डर से भागते हुए। वे आरव को नहीं देखते थे, लेकिन आरव उन्हें देख लेता था। जैसे ही कोई भीतर कदम रखता, आरव को उसके भीतर का सच महसूस हो जाता। किसी के भीतर ईर्ष्या सड़ रही होती, किसी के भीतर अपराध, किसी के भीतर अधूरा प्रेम। वह चाहता तो उन्हें तुरंत लौटा सकता था, लेकिन महल उसे रोकता नहीं था, वह केवल दिखाता था। धीरे धीरे आरव समझने लगा कि असली शर्तें लिखी नहीं जाती, वे घटित होती हैं। जो लोग यहाँ आते थे वे खुद अपने फैसले लेकर आते थे, और महल बस उन्हें सामने रख देता था। एक रात या शायद कई रातों के बाद आरव ने पहली बार किसी को चीखते सुना। यह चीख पहले जैसी नहीं थी, जिसमें डर और भ्रम घुला होता था। यह चीख गुस्से की थी। वह व्यक्ति महल के बीच खड़ा था और चिल्ला रहा था कि यह सब धोखा है, कि रानी ने झूठ बोला है, कि यहाँ कोई न्याय नहीं है। आरवी सामने आया। पहली बार किसी ने उसे साफ देखा। उस व्यक्ति की आंखों में डर के साथ राहत भी थी, जैसे वह किसी ऐसे को देख रहा हो जिसे दोष दिया जा सके। उसने आरव से पूछा कि क्या वह भी इस खेल का हिस्सा है। आरव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल उस व्यक्ति की आंखों में देखा। कुछ ही पलों में वह व्यक्ति चुप हो गया।
जैसे उसने अपने ही सवाल का जवाब पा लिया हो। वह बिना पीछे देखे लौट गया। उस रात आरव को समझ आया कि सच शब्दों से नहीं, दृष्टि से उतरता है। धीरे धीरे आरव को रानी की अनुपस्थिति खलने लगी। वह जानता था कि रानी गई नहीं है, बस पीछे हट गई है। कभी कभी महल के किसी कोने में उसे उसकी परछाई दिखती, कमजोर, धुंधली, जैसे वह धीरे धीरे महल का हिस्सा बनती जा रही हो। एक दिन आरव ने उससे पूछा कि क्या यह अंत है? रानी ने उत्तर दिया कि यह अंत नहीं, हस्तांतरण है। उसने कहा कि महल किसी एक का नहीं होता, वह केवल जिम्मेदारी बदलता है। जब तक तुम देख पाओगे मैं मिटती जाऊंगी। उसने कहा। उस पल आरव को पहली बार भय हुआ। इस बार महल से नहीं, बल्कि उस दिन से जब वह भी परछाई बन जाएगा। राज्य के बाहर बदलाव होने लगे। लोग बिना कारण बेचैन होने लगे। सपनों में उन्हें अपने डर दिखने लगे। कुछ लोग महल की ओर खींचने लगे, बिना यह जाने कि क्यों। आरव ने महसूस किया कि महल केवल आने वालों की परीक्षा नहीं लेता, वह बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करता है। जितना ज्यादा सच दबाया जाता, उतना ही ज्यादा महल जागता। आरव ने पहली बार सोचा कि क्या यह चक्र कभी टूट सकता है? क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब महल की जरूरत नहीं पड़ेगी? लेकिन जैसे ही यह विचार आया, उसे राज्य के भीतर फैलते झूठ और भय की लहर महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि यह बोझ इसलिए है क्योंकि यह जरूरी है। एक दिन महल में एक बच्चा आया। न उसे बुलाया गया था, न उसने कोई फरमान पढ़ा था, वह बस चला आया था। आरव घबरा गया, क्योंकि उसने पहले कभी किसी बच्चे को यहां नहीं देखा था। उस बच्चे के भीतर न लालच था, न भय, बस सवाल थे। महल शांत था, जैसे खुद भी समझ नहीं पा रहा हो कि इस मासूम को कैसे परखे। आरव ने पहली बार हस्तक्षेप किया। उसने बच्चे को बाहर भेज दिया। उस क्षण महल कांपा, न गुस्से से बल्कि असमंजस से। रानी की परछाई तेज हुई और उसने कहा कि यह नियमों के विरुद्ध है। आरव ने उत्तर दिया कि अगर सच देखने की कीमत मासूमियत है, तो यह कीमत बहुत भारी है। उस दिन पहली बार महल ने विरोध नहीं किया। उसके बाद चीजें बदलने लगी। महल अब उतना निर्दयी नहीं रहा, लेकिन और भी गहरा हो गया। जो लोग आते वे पहले से ज्यादा टूटे हुए होते, लेकिन जो बचते वे पहले से ज्यादा जागे हुए। आरव समझ गया कि वह केवल रक्षक नहीं है, वह संतुलन का गवाह है। उसे यह भी समझ आ गया कि एक दिन कोई और आएगा जो वही दरवाजा चुनेगा जो उसने चुना था, और उस दिन उसे भी पीछे हटना होगा जैसे रानी हटी थी। यह विचार उसे दुखी नहीं करता था, बस शांत कर देता था। कभी कभी रात में जब महल बिल्कुल चुप होता, आरव को अपने पुराने जीवन की याद आती। गांव, किताबें, साधारण डर। उसे लगता कि वह सब किसी और जीवन का सपना था। लेकिन फिर वह उन लोगों के चेहरे देखता जो यहां से लौटकर बेहतर इंसान बने थे, और उसे लगता कि शायद यही उसका उत्तर है। वह जानता था कि उसे कोई याद नहीं करेगा, कोई नाम नहीं लेगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि हर सच, हर निर्णय, हर परिवर्तन के पीछे कोई न कोई खड़ा होता है जिसे दुनिया कभी नहीं देखती। और इस तरह कांतिकोट का महल आज भी खड़ा है, बाहर से भव्य, भीतर से भयावह। लोग आज भी कहते हैं कि वहां जाने से पहले आदमी कुछ और होता है और लौटने पर कुछ और। वे नहीं जानते कि उस बदलाव के बीच एक इंसान खड़ा है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को खोता है, ताकि बाकी दुनिया शायद थोड़ा सच बचा सके। और यही रानी की शर्तों का असली अर्थ था कि जो सबसे ज्यादा देखता है वही सबसे पहले अदृश्य हो जाता है। समय बीतने लगा, लेकिन आरव के लिए समय अब घड़ी की सुइयों से नहीं चलता था। वह महल में रहता था, पर वैसा नहीं जैसे पहले रहता था। अब महल उसे आदेश नहीं देता था, बल्कि प्रश्न देता था। हर सुबह अगर उसे सुबह कहा जाए, वह किसी नए दृश्य के साथ जागता। कभी दीवारों पर ऐसे चित्र उभर आते जिनमें राज्य के लोग अपने असली चेहरों के साथ दिखाई देते। कभी गलियारों में चलते हुए उसे अजनबियों की परछाइयां दिखती जो अचानक उसके भीतर समा जाती।
उसे समझ आ गया कि महल अब उससे छिपाता नहीं बल्कि सौंपता है। हर वह डर, हर वह झूठ जिसे कोई अपने साथ लेकर यहाँ आता है, अब आरव के भीतर उतर जाता है। शुरुआत में यह असहनीय था। उसे लगता था कि उसका सिर फट जाएगा, उसका दिल डूब जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसने जाना कि यह पीड़ा उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे खाली करने के लिए है। महल के द्वार अब भी खुलते थे। लोग आते थे, कुछ लालच में, कुछ मजबूरी में, कुछ डर से भागते हुए। वे आरव को नहीं देखते थे, लेकिन आरव उन्हें देख लेता था। जैसे ही कोई भीतर कदम रखता, आरव को उसके भीतर का सच महसूस हो जाता। किसी के भीतर ईर्ष्या सड़ रही होती, किसी के भीतर अपराध, किसी के भीतर अधूरा प्रेम। वह चाहता तो उन्हें तुरंत लौटा सकता था, लेकिन महल उसे रोकता नहीं था, वह केवल दिखाता था। धीरे धीरे आरव समझने लगा कि असली शर्तें लिखी नहीं जाती, वे घटित होती हैं। जो लोग यहाँ आते थे वे खुद अपने फैसले लेकर आते थे और महल बस उन्हें सामने रख देता था। एक रात या शायद कई रातों के बाद आरव ने पहली बार किसी को चीखते सुना। यह चीख पहले जैसी नहीं थी, जिसमें डर और भ्रम घुला होता था। यह चीख गुस्से की थी। वह व्यक्ति महल के बीच खड़ा था और चिल्ला रहा था कि यह सब धोखा है, कि रानी ने झूठ बोला है, कि यहाँ कोई न्याय नहीं है। आरवी सामने आया। पहली बार किसी ने उसे साफ देखा। उस व्यक्ति की आंखों में डर के साथ राहत भी थी, जैसे वह किसी ऐसे को देख रहा हो जिसे दोष दिया जा सके। उसने आरव से पूछा कि क्या वह भी इस खेल का हिस्सा है। आरव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल उस व्यक्ति की आंखों में देखा। कुछ ही पलों में वह व्यक्ति चुप हो गया, जैसे उसने अपने ही सवाल का जवाब पा लिया हो। वह बिना पीछे देखे लौट गया। उस रात आरव को समझ आया कि सच शब्दों से नहीं, दृष्टि से उतरता है। धीरे धीरे आरव को रानी की अनुपस्थिति खलने लगी। वह जानता था कि रानी गई नहीं है, बस पीछे हट गई है। कभी कभी महल के किसी कोने में उसे उसकी परछाई दिखती, कमजोर, धुंधली, जैसे वह धीरे धीरे महल का हिस्सा बनती जा रही हो। एक दिन आरव ने उससे पूछा कि क्या यह अंत है। रानी ने उत्तर दिया कि यह अंत नहीं, हस्तांतरण है। उसने कहा कि महल किसी एक का नहीं होता, वह केवल जिम्मेदारी बदलता है। जब तक तुम देख पाओगे मैं मिटती जाऊंगी। उसने कहा। उस पल आरव को पहली बार भय हुआ। इस बार महल से नहीं, बल्कि उस दिन से जब वह भी परछाई बन जाएगा। राज्य के बाहर बदलाव होने लगे। लोग बिना कारण बेचैन होने लगे। सपनों में उन्हें अपने डर दिखने लगे। कुछ लोग महल की ओर खींचने लगे, बिना यह जाने कि क्यों। आरव ने महसूस किया कि महल केवल आने वालों की परीक्षा नहीं लेता, वह बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करता है। जितना ज्यादा सच दबाया जाता, उतना ही ज्यादा महल जागता। आरव ने पहली बार सोचा कि क्या यह चक्र कभी टूट सकता है। क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब महल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही यह विचार आया, उसे राज्य के भीतर फैलते झूठ और भय की लहर महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि यह बोझ इसलिए है क्योंकि यह जरूरी है। एक दिन महल में एक बच्चा आया। न उसे बुलाया गया था, न उसने कोई फरमान पढ़ा था, वह बस चला आया था। आरव घबरा गया, क्योंकि उसने पहले कभी किसी बच्चे को यहाँ नहीं देखा था। उस बच्चे के भीतर न लालच था, न भय, बस सवाल थे। महल शांत था, जैसे खुद भी समझ नहीं पा रहा हो कि इस मासूम को कैसे परखे। आरव ने पहली बार हस्तक्षेप किया। उसने बच्चे को बाहर भेज दिया। उस क्षण महल कांपा, न गुस्से से बल्कि असमंजस से। रानी की परछाई तेज हुई और उसने कहा कि यह नियमों के विरुद्ध है। आरव ने उत्तर दिया कि अगर सच देखने की कीमत मासूमियत है, तो यह कीमत बहुत भारी है। उस दिन पहली बार महल ने विरोध नहीं किया। उसके बाद चीजें बदलने लगी। महल अब उतना निर्दयी नहीं रहा, लेकिन और भी गहरा हो गया। जो लोग आते वे पहले से ज्यादा टूटे हुए होते, लेकिन जो बचते वे पहले से ज्यादा जागे हुए। आरव समझ गया कि वह केवल रक्षक नहीं है, वह संतुलन का गवाह है। उसे यह भी समझ आ गया कि एक दिन कोई और आएगा जो वही दरवाजा चुनेगा जो उसने चुना था, और उस दिन उसे भी पीछे हटना होगा जैसे रानी हटी थी। यह विचार उसे दुखी नहीं करता था, बस शांत कर देता था।
कभी कभी रात में जब महल बिल्कुल चुप होता, आरव को अपने पुराने जीवन की याद आती। गांव, किताबें, साधारण डर। उसे लगता कि वह सब किसी और जीवन का सपना था। लेकिन फिर वह उन लोगों के चेहरे देखता जो यहाँ से लौटकर बेहतर इंसान बने थे, और उसे लगता कि शायद यही उसका उत्तर है। वह जानता था कि उसे कोई याद नहीं करेगा, कोई नाम नहीं लेगा, लेकिन वह ये भी जानता था कि हर सच, हर निर्णय, हर परिवर्तन के पीछे कोई न कोई खड़ा होता है जिसे दुनिया कभी नहीं देखती। और इस तरह कांतिकोट का महल आज भी खड़ा है, बाहर से भव्य, भीतर से भयावह। लोग आज भी कहते हैं कि वहां जाने से पहले आदमी कुछ और होता है और लौटने पर कुछ और। वे नहीं जानते कि उस बदलाव के बीच एक इंसान खड़ा है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को खोता है ताकि बाकी दुनिया शायद थोड़ा सच बचा सके। और यही रानी की शर्तों का असली अर्थ था कि जो सबसे ज्यादा देखता है वही सबसे पहले अदृश्य हो जाता है। समय के साथ आरव ने महसूस किया कि महल अब केवल बाहर से आने वालों का सच नहीं दिखाता, बल्कि उसके अपने भीतर के कोनों को भी उजागर करने लगा है। उसे अब यह भ्रम नहीं रहा कि वह महल को नियंत्रित करता है। असल में महल उसकी सीमाओं को परख रहा था। कई बार उसे लगता कि वह किसी गलियारे में चल रहा है, लेकिन अगले ही पल समझ आता कि वह अपने ही मन की किसी पुरानी स्मृति में भटक रहा है। वहां उसकी माँ की आवाज थी, पिता की चुप्पी थी, और वह डर था जिसे वह बचपन से ढोता आया था। पहले जहां वह दूसरों का सच देखता था, अब महल उससे पूछने लगा था कि वह अपने सच के साथ क्या करेगा। यह प्रश्न किसी आवाज में नहीं, बल्कि हर सांस में उतर आता था। आरवी समझ गया कि जिम्मेदारी का असली बोझ दूसरों को देखना नहीं, बल्कि खुद को देखे जाने देना है। एक दिन महल के सबसे गहरे हिस्से में, जहां पहले कभी कोई नहीं गया था, एक दरार खुली। यह दरवाजा नहीं था, न कोई रास्ता, बस एक दरार, जैसे महल की आत्मा में कोई पुराना घाव खुल गया हो। आरव को जैसे ही उसका आभास हुआ, उसके भीतर अजीब बेचैनी फैल गई। उसे समझ आ गया कि यह कोई आने वाले का सच नहीं, बल्कि महल का अपना सच है। जब वह उस दरार के पास पहुंचा, तो उसे उन सभी चेहरों की झलक मिली जो कभी महल का भार उठाते रहे थे। रानी से भी पहले के नामहीन इतिहास से मिटे हुए, वे सभी वहीं रुके थे, अधूरे, न पूरी तरह मौजूद, न पूरी तरह मिटे हुए। उसी पल आरव ने जाना कि महल का संतुलन किसी अमर व्यवस्था पर नहीं, बल्कि लगातार बलिदान पर टिका है। उसी रात रानी वैदेही पहली बार पूरी तरह सामने आई। वह परछाई नहीं थी, लेकिन पूर्ण भी नहीं थी। उसकी आवाज में अब आदेश नहीं, विनती थी। उसने कहा कि संतुलन टूटने वाला है, क्योंकि आरव ने वह कर दिखाया है जो उससे पहले किसी ने नहीं किया। उसने नियमों पर सवाल उठाया। बच्चा जिसे उसने लौटाया था, वह एक अपवाद नहीं था, वह एक संकेत था। रानी ने स्वीकार किया कि महल धीरे धीरे अपने उद्देश्य से भटक गया था और डर को ही सत्य मान बैठा था। तुमने महल को आईना दिखाया है, उसने कहा, और आईना हमेशा टूटने से पहले कांपता है। इसके बाद राज्य में घटनाएं तेजी से घटने लगी। लोग बिना महल आए भी बदलने लगे। कुछ ने अपने अपराध स्वीकार किए, कुछ ने सत्ता छोड़ी, कुछ ने रिश्ते सुधारे। यह सब महल की इच्छा नहीं थी, यह आरव की उपस्थिति का प्रभाव था। उसने जाना कि सच का प्रसार किसी स्थान तक सीमित नहीं रहता। लेकिन इसी के साथ महल कमजोर पड़ने लगा। उसकी दीवारें अब पहले जैसी ठोस नहीं रहीं, गलियारों में सन्नाटा नहीं, थकान भरने लगी। आरव समझ गया कि यदि यह चलता रहा तो महल ढह जाएगा, और उसके साथ वह संतुलन भी, जिसने सदियों से राज्य को अपने ही अंधेरे से बचाया था। रानी ने अंतिम सत्य बताया, महल का अस्तित्व तभी तक है जब तक कोई उसके भीतर सच को ढोता रहे। लेकिन अगर वह सच बाहर फैलने लगे तो महल का होना व्यर्थ हो जाता है। यही कारण था कि हर रक्षक को अंततः मिटना पड़ता था, ताकि सच फिर से सीमित हो जाए। आरव के सामने अब आखिरी चुनाव था, या तो वह खुद को महल के साथ समाप्त कर दे, या महल को समाप्त कर दे और सच को लोगों के हवाले कर दे।
यह कोई शर्त नहीं थी, कोई परीक्षा नहीं, यह उत्तरदायित्व था जिसका कोई सही विकल्प नहीं होता। कई दिनों तक या शायद कई युगों तक आरव ने कोई निर्णय नहीं लिया। वह महल में चलता रहा, दीवारों को छूता रहा, उन चेहरों को देखता रहा जो कभी उसके जैसे थे। उसे पहली बार स्पष्ट हुआ कि रानी क्रूर नहीं थी, वह बस थकी हुई थी। एक रात जब महल पूरी तरह शांत था, आरव ने स्वयं को उस दरार के सामने खड़ा पाया। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार किसी और का सच नहीं बल्कि अपनी इच्छा सुनी। उसे महल नहीं चाहिए था, न रक्षक की भूमिका, न अदृश्य बलिदान। उसे केवल इतना चाहिए था कि कोई अगली पीढ़ी इस बोझ के साथ पैदा ना हो। जैसे ही उसने निर्णय किया, महल ने प्रतिक्रिया नहीं दी, वह बस स्वीकार करता चला गया। दीवारें धीरे धीरे धुंधली होने लगी, गलियारे फैलकर हवा में घुलने लगे। वे चेहरे जो वर्षों से जमे थे मुस्कुराए और शांत हो गए। रानी वैदेही पहली बार पूरी तरह मानव लगी। उसकी आंखों में राहत थी। उसने आरव को धन्यवाद नहीं दिया, क्योंकि धन्यवाद किसी अंत को छोटा कर देता है। महल गिरा नहीं, टूटा नहीं, वह बस समाप्त हो गया, जैसे कोई कहानी चुपचाप खत्म हो जाती है। सुबह कांतिकोट वैसा ही था जैसा हमेशा रहा था। लोग जागे, काम पर गए, जीवन चलता रहा। महल की जगह अब केवल खुला मैदान था, जहां हवा थोड़ी अलग महसूस होती थी। किसी को याद नहीं था कि वहां कभी कुछ और था। कहीं कोई आरव नहीं था, कोई रानी नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी। लेकिन कभी कभी जब कोई झूठ बोलने से पहले रुक जाता है, जब कोई डर के बावजूद सच चुनता है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य स्मृति ने उसे छू लिया हो। और शायद यही उस कहानी का अंतिम सत्य था कि कुछ बलिदान याद रखने के लिए नहीं होते, बल्कि दुनिया को चुपचाप बदल देने के लिए होते हैं।